हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपने स्टडीज पर फोकस कर रहे होंगे। चलिए राधे राधे करते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है 38 चैप्टर पंचायती राज है ना, फ्रॉम इंडियन पॉलिटिक्स है ना, लक्ष्मीकांत। तो हमें एक्चुअली में हमने पढ़ लिया था बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज में हमारा एक समिति है, बेसिकली समिति ज्यादा है इसमें, वही पढ़ना है कि कौन सी समिति बनी पंचायती राज व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए और डेवलप करने के लिए और बेहतर चलाने के लिए। तो हमने पहले पढ़ी थी बलवंत राय मेहता समिति ना, ये चैप्टर चल रहा है हमारा पंचायती राज। ठीक है, उसमें हमने पहली समिति कौन सी पढ़ ली थी, कल पढ़ ली थी हमने बलवंत राय मेहता समिति पढ़ लिया हमने। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हमें कौन सी पढ़नी है, आज हमें पढ़नी है अशोक मेहता समिति। लेट मी सी फर्स्ट, ऑलमोस्ट चलिए हमें अब दूसरी पढ़नी है अशोक मेहता समिति है ना। अच्छा, अशोक मेहता समिति क्या है एक्चुअली में 1977 की बात है। 1977 में जो उस समय सरकार थी वो जनता पार्टी की सरकार थी। 1977 की बात कर रहे हैं, तो जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया, एक समिति गठित की। वो समिति क्या थी, अशोक मेहता समिति थी। अशोक मेहता समिति इसलिए थी क्योंकि उस की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो अशोक मेहता जी करते थे। ठीक है, तो जैसे बलवंत राय मेहता समिति थी उसमें कौन अध्यक्ष था, बलवंत राय मेहता जी थे। अशोक मेहता समिति में कौन है अध्यक्ष, अशोक मेहता समिति का अध्यक्ष अशोक मेहता जी। ठीक है, ये जनता पार्टी सरकार ने करी, कब करी, 1977 में करी। ठीक है, तो 1977 में उन्होंने गठन कर दिया, इस समिति का गठन हो गया 1977 में। जनता पार्टी की सरकार ने गठन किया। इसे लोग क्या, जनता पार्टी की सरकार ने गठन किया 1977 में। अब गठन हो गया, उनको कार्य सौंप दिया गया कि जो भी उनकी जो रिपोर्ट बनानी थी ना, जो बनानी है, तो अब अशोक मेहता समिति अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा 1978 में। ठीक है, 1978 में अशोक मेहता समिति ने रिपोर्ट दी है ना। लिखना चाहो तो अगस्त 1978 पूरा लिख सकते हो, मंथ भी लिख सकते हो। ठीक है, कब दिया उन्होंने, अगस्त 1978 में ये वाली रिपोर्ट दी, अशोक मेहता समिति ने रिपोर्ट दी। और उस रिपोर्ट में उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था कैसे पतन की ओर जा रही थी, कैसे वो दिन ब दिन बदतर और खराब होती जा रही थी, और उसको कैसे सुधारा जा सकता है, उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है के लिए उसने रिपोर्ट एक सौंपी। और इस रिपोर्ट में उसने 132 सिफारिशें की। 132 सिफारिशों का मतलब है कि उसमें 132 चीजें बताई कि क्या और कैसे होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अच्छा 132 सिफारिशें करी। ठीक है, ये मैंने शायद बताया था, लिखा नहीं है ना। तो अशोक मेहता समिति ने क्या किया, ये जो समिति थी इसने क्या किया, समिति ने 132 सिफारिशें की है ना। ये सिफारिशें किस लिए थी है ना, क्या पंचायती राज व्यवस्था जो भी थी, जो पंचायती राज के उस समय समिति ने बनाया, सजेस्ट किया, और पंचायती राज व्यवस्था जैसे भी चल रही थी उन्होंने क्या किया, देखा कि वो बहुत पतन की ओर जा रही है, यानी कि दिन ब दिन बहुत ज्यादा बदतर और खराब होती हुई जा रही है, वो सही प्रॉपर वे में काम नहीं कर पा रही है, बेहतर अवस्था में नहीं है ना, देश का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, नागरिकों का हित में वो चीजें नहीं हो पा रही है। तो क्या हुआ, उस समिति को जो भी चीजें लगी उसके हिसाब से उसने एक जो रिपोर्ट सौंपी अगस्त 1978 में अशोक मेहता समिति ने, उसमें 172 सिफारिशें की, यानी कि बातें कही, सजेशन दिए है ना, या हेल्प करने की कोशिश करी कि ये चीज होनी चाहिए तो इससे देश में पंचायती राज व्यवस्था ज्यादा अच्छे से चल पाएगी, या इन कमियों को, इन त्रुटियों को दूर किया जाना चाहिए, ये दिक्कत का कारण है ना,
ये सारी चीजें बताई गई। तो जो 132 में जो बहुत ज्यादा अहम है और जो हम 132 के 32 नहीं करेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है ना एग्जाम के नजरिए से, वो हम लिख लेते हैं। तो पहली बात जो इस समिति ने कही थी 132 सिफारिशों में जो पहली सिफारिश की गई थी वो ये की गई थी कि जो पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरों पर है, जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसे 2 स्तर में परिवर्तित करें, यानी कि जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसे 2 स्तरीय व्यवस्था करें। ठीक है, तो जो पहली सिफारिश है उसके बारे में पढ़ा लिख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, त्रिस्तरीय व्यवस्था को द्विस्तरीय व्यवस्था में बदलें। है ना, ठीक है। पहले त्रिस्तरीय कैसे थी, पहले त्रिस्तरीय व्यवस्था थी कि पहले आपकी पंचायत थी, फिर ब्लॉक प्रमुख के स्तर पर पंचायत समिति थी, ग्राम पंचायत थी, फिर ब्लॉक प्रमुख पर थी पंचायत समिति, उसके बाद जिला स्तर पर जिला परिषद थी। इसने क्या कह दिया कि 2 स्तरीय है, तो क्या होना चाहिए, एक तो जिला स्तर पर जिला परिषद हो, ठीक है, जिला परिषद पहली हो, और दूसरी क्या हो, मंडल, इसके नीचे मंडल हो, ठीक है, और मंडल में 15,000 से लेके 20,000 तक सदस्य हो, ठीक है। देखिए क्या बोला इन्होंने कि ये व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये व्यवस्था द्विस्तरीय होनी चाहिए, जिसमें क्या हो, जिला परिषद हो और दूसरा मंडल हो, और मंडल में सदस्य संख्या कितने होने चाहिए, 15,000 से लेके 20,000 तक के लिए तक की सदस्य संख्या होनी चाहिए, ठीक है, मंडल में। तो इन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया, जो सिफारिश की वो क्या करती थी कि इसे द्विस्तरीय कर दिया, वो 2 स्तरों से जिला परिषद जिला स्तर पर, दूसरा उसके नीचे मंडल आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरी सिफारिश क्या करते हैं ये, क्या की गई है कि जैसे जिला स्तर से ठीक नीचे क्या होना चाहिए, राज्य स्तर से ठीक नीचे किसका निरीक्षण या फिर करना चाहिए, विकेंद्रीकरण करना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, राज्य से ठीक नीचे जिला होना चाहिए, ठीक है, राज्य से ठीक नीचे जिला का निरीक्षण होना चाहिए, है ना, जिले का निरीक्षण हो, विकेंद्रीकरण हो, है ना, ठीक है। राज्य स्तर से नीचे सीधे क्या होना चाहिए, लोक निरीक्षण के लिए कैसे विकेंद्रीकरण होना चाहिए, जिला ही जो हो वो प्रथम बिंदु हो, और ठीक इसके नीचे कौन हो, जिला ही हो, है ना, जिला का निरीक्षण होना चाहिए, विकेंद्रीकरण के स्तर पर कार्यकाल जो भी होने चाहिए वो किसके होने चाहिए, वो एकदम जिला के ही होने चाहिए, ठीक है, ठीक है, विजिबल अच्छे से विजिबल, ठीक है। नेक्स्ट, कार्यकारी निकाय कौन होना चाहिए, अब इन्होंने डिसाइड किया कि कार्यकारी निकाय के बाद हम डिसाइड करेंगे और कार्यकारी निकाय होना कौन चाहिए, इनके हिसाब से कार्यकारी निकाय होना चाहिए जिला परिषद, ठीक है, जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए, ठीक है। वहां पे हमने पढ़ा था ना कार्यात्मक निकाय कोई और सभा और सलाह के लिए भी एक निकाय था ना, वहां पे त्रिस्तरीय की बात हो रही थी, उस त्रिस्तरीय में क्या कहा गया था कि कोई कार्य कौन करेगा, वो अलग निकाय है ना, उनमें से कोई था, मैं नहीं बताऊंगी कौन था, पहले हम पढ़ चुके हैं ना, आपको याद होना चाहिए, और
सलाह के लिए भी निकाय थे, है ना, जिसको तीन स्तर पे थे, तीन स्तरों की बात होती है। और यहाँ पे जिला परिषद क्या है, कार्यकारी निकाय होना चाहिए, सीधी सी बात है ना। जो भी योजना हो या विकास हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, राज्य स्तर पर कौन जिम्मेदार होना चाहिए, जिला जो है वो जिम्मेदार होना चाहिए। यानी कार्यकारी निकाय जब आपका जिला परिषद है तो राज्य स्तर पर जो भी विकास योजनाएं होनी चाहिए उनके राज्य स्तर पर कौन जिम्मेदार होगा भाई, जिला जिम्मेदार होना चाहिए, है ना, क्योंकि कार्यकारी निकाय कौन है, जिला परिषद है आपका, ठीक है। नेक्स्ट ठीक है, जो इनके चुनाव होते हैं ना, पंचायती राज जो भी है ये सबके लिए भी चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ है ना इनके, हमने पहले ही पढ़ लिया। तो जो चुनाव होने चाहिए इनमें क्या होनी चाहिए, राजनीतिक पार्टियों की प्रत्यक्ष भागीदारी होनी चाहिए। जो उन्होंने चौथी सिफारिश की, इसी सिफारिश में 132 सिफारिशों में जो चौथी सिफारिश थी वो क्या थी कि पंचायती राज में चुनाव में सभी स्तरों पर क्या होना चाहिए, राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक ठीक है। हाँ, तो क्या होना चाहिए, आधिकारिक भागीदारी किसकी होनी चाहिए, राजनीतिक पार्टियों की होनी चाहिए। और किस किस विषय में होनी चाहिए, चुनाव के विषय में, ना। पंचायती चुनाव के सभी स्तरों पर, ठीक है, स्तरों पर राजनीतिक पार्टी की प्रत्यक्ष भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, राजनीतिक पार्टियों की क्या होनी चाहिए, प्रत्यक्ष भागीदारी होनी चाहिए, ठीक है, आधिकारिक भागीदारी, है ना। पंचायती चुनाव में जो भी हो सभी स्तरों पर, है ना, पंचायती चुनाव के स्तरों पर, सभी स्तरों पर राजनीतिक पार्टी की आधिकारिक भागीदारी होनी चाहिए, यानी कि उनका अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता हो, यानी कि उन्हें अधिकार भी मिला हुआ हो कुछ भी कहने करने का। सीधी सी बात है, ये अधिकार होते हैं, उनको क्या अधिकार चाहिए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखें, देखिए भाई, चुनाव ना तो हो गए, ये बन भी गया, लेकिन अगर इनके पास कुछ अर्निंग का सोर्स नहीं होगा, है ना, तो ये काम कैसे करेंगे, है ना, बिना पैसे के तो कुछ होता ही नहीं। आजकल तो देखते हो पैसे बिना पे क्या होता है। लेकिन अगर इन्हें देश की सेवा करने के लिए जिन्हें बिठाया गया है ना, उन्हें तो बहुत इतना पैसा चाहिए होता है ताकि वो इतना काम करेंगे तो करें, ना करें ना। तो बात जो कही है, सिफारिश जो की गई है वो ये की गई है कि पंचायती राज संस्थाएं जो हैं इन्हें आर्थिक रूप से ठीक होने के लिए या आर्थिक समाधान के लिए क्या करना चाहिए, कराधान की शक्ति होनी चाहिए, है ना। आर्थिक से मतलब होता है फाइनेंशियल से मतलब होता है पैसा। यहाँ पैसे की बात हो रही है, यानी कि आर्थिक स्रोतों की प्राप्ति के लिए इनके पास क्या होना चाहिए, कराधान की शक्ति होनी चाहिए, टैक्स लगाने की शक्ति होनी चाहिए, ठीक है। आर्थिक स्रोतों की प्राप्ति के लिए, ठीक है, प्राप्ति के लिए क्या होना चाहिए, कराधान की शक्ति होनी चाहिए। देखिए ये सब हम पंचायती राज के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये मत सोच लेना किसके पास शक्ति होनी चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था की बात हो रही है तो पंचायत के पास ही ये शक्तियां होनी चाहिए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं सारा कुछ लिखवाऊं, चेंज ना करना पड़े मुझे, ठीक है। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे ये सब चीजें
चीजें आ रही है, कुछ मामले भी तो आएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स भी तो आएंगी जिनका जिनका निवारण करना आवश्यक होगा। और निवारण करना आवश्यक होगा, आप हो सकता है बड़े लेवल पे भी प्रॉब्लम है ना, कुछ बड़े लेवल पे प्रॉब्लम है, कुछ छोटे लेवल पे प्रॉब्लम है, हमें सॉल्व तो करना है हमको जड़ से। तो ये बोला गया है कि अगर पंचायती राज व्यवस्था में जो मामले आते हैं उनकी देख रेख करने के लिए मंत्री परिषद में एक मंत्री भी होना आवश्यक है। मतलब समझ रहे, एक मंत्री की भी आवश्यकता महसूस की गई, यानी कि पंचायती राज संस्थाओं के मामलों की देख रेख के लिए राज्य मंत्री परिषद में क्या होना चाहिए भाई, एक मंत्री भी होना चाहिए ना। तो यहाँ लिख देते हैं 6 पॉइंट, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था के मामलों की देख रेख के लिए, मामलों की देख रेख के लिए, देख रेख, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था के मामलों की देख रेख के लिए मंत्री परिषद भी होनी चाहिए, मंत्री परिषद में मंत्री भी होना चाहिए, है मंत्री परिषद एक मंत्री भी होना चाहिए, है ना, एक मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए मंत्री परिषद में, एक मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए। इज इट ओके? आप लोगों को भी सही लग रहा होगा, है ना, चाहिए भाई, होना तो चाहिए कोई ना कोई, है कोई ना कोई चाहिए मंत्री परिषद वाला है। इसलिए राज्य मंत्री परिषद में एक मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए, सिंपल सी बात है ना। अब क्या होनी चाहिए, यहाँ पे क्या है, उनकी जनसंख्या के आधार पर, है ना, जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण भी चाहिए भाई। चाहे ये पंचायती राज व्यवस्था की बात है, छोटी सी बात है, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पे भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थान आरक्षित होने चाहिए, ठीक है। तो 7 पॉइंट लिखते हैं हम, जनसंख्या के आधार पर क्या होना चाहिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीट्स आरक्षित होनी चाहिए, रिजर्व होनी चाहिए। इज इट ओके? तो जनसंख्या के आधार पर, देखिए के आधार पर जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित होनी चाहिए, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? कहीं कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो प्लीज बताइए, मैसेज करिए, कमेंट करिए, जैसे भी करिए। इंस्टा का लिंक है, अगर आप लोगों को यूट्यूब पे लग रहा हो कमेंट के जरिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो हमें इंस्टा का यूट्यूब के बाद में इंस्टा का लिंक दे रखा है, उसमें आप कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है, अपने क्वेश्चंस और अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने कुछ 132 सिफारिशें की, किस समिति की बात कर रहे हैं, ये अशोक मेहता समिति की बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात बता देती हूँ आपको कि देखिए अशोक मेहता समिति ने जो भी 132 सिफारिशें की है, वो सिफारिशें पूरी सरकारी तौर पे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं हो पाई या पूरी नहीं हो गई। क्यों? क्योंकि देखिए 1977 की बात है, जनता पार्टी सरकार ने ये समिति बिठाई थी, और इससे पहले कि ये सब चीजें लागू हो पाती ऑफिशियली क्या हो गया, जनता पार्टी सरकार जो थी वो भंग हो गई, ठीक है। तो जब जनता पार्टी सरकार भंग हो गई, क्योंकि उसी सरकार ने ये समिति बिठाई थी, तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जो चीजें बनाई गई होती है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। इम्प्लीमेंट होने के बाद अगर अगली सरकार आती है या वो सरकार खत्म हो जाती है, तो उन चीजों पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, राइट, दे कैन चेंज दैट आल्सो। बट इसमें क्या है, अगर वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाई है ना, सरकार ने बनाई समिति बनाई पर वो पूरी तरह से लागू नहीं हो, पूरी क्या वो लागू ही नहीं हो पाई, तो उसमें क्या होगा, अगर सरकार भंग हो जाती है, दूसरी सरकार आती है, तो 99.9% चांसेस होते हैं, 100% चांसेस होते हैं कि उस चीज को लागू ना करें। क्या पता वो फेवर में ही ना रहे हो, जब समिति बन रही हो, है ना, विपक्ष में खड़े हुए और विपक्ष में वो मना ही कर रहे हैं, नहीं बनानी नहीं बनी, तो मैं सरकार भंग हो गई तो वेल एंड गुड, है ना, क्योंकि उस चीज को लागू करने देंगे। तो ऐसा हो सकता है कि वो
ना लागू करने दे। तो यही चीज यहाँ पे हुआ कि जो जनता पार्टी सरकार थी वो भंग हो गई, और भंग होने के बाद क्या हुआ कि ये जो चीजें थी, सिफारिशें जो थी, ये सब कुछ अशोक मेहता समिति की जो भी सिफारिशें थी, ये कुछ भी लागू नहीं हुई। ठीक है, कुछ भी लागू नहीं हुई। पर कुछ ऐसा हुआ जरूर, थोड़ा सा साइड में मैं लिख देती हूँ। देखिए, इनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, लेकिन समिति क्या हुई, तो सरकार क्या हुआ, भंग हो गई है ना। कार्यकाल बिना पूरा हुए, कार्यकाल बिना पूरा हुए, जनता पार्टी सरकार भंग हो गई। ठीक है, ठीक है, ये हमने ऐसे ऐसे बॉक्स में कर दिया ताकि पता नहीं। भंग हो गई तो क्या हुआ, केंद्रीय स्तर पर क्या होगा, अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को लागू नहीं किया जाएगा ना स्तर पर। अशोक मेहता समिति की सिफारिश को लागू नहीं किया गया, Is it visible guys? Let me check first. हाँ, दिख रहा है। ठीक है, क्या हुआ फिर, कार्यकाल अगर पूरा नहीं हुआ, कार्यकाल पूरा हुए भी नहीं, भंग हो गई जनता पार्टी सरकार, तो ऐसे में क्या हुआ, जो अशोक मेहता समिति की सिफारिशें थी उन्हें केंद्र पर जाके केंद्रीय स्तर पर लागू नहीं किया गया। पर इसके बाद भी एक चीज हुई, वो चीज क्या हुई, पर इसके बाद भी तीन राज्य, ठीक है, तीन राज्य, इसके बाद भी क्या होगा, ये सिफारिश लागू तो नहीं हुई क्योंकि केंद्र स्तर पर लागू कैसे हो सकती है जब सरकार भंग हो गई। पर उसके बावजूद भी क्या हुआ, तीन राज्यों ने, कर्नाटक हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, है ना, तो इन तीन राज्यों ने क्या किया, उस सिफारिशों को माना, उन सिफारिशों को इम्प्लीमेंट किया अपने राज्यों में और उनको लागू किया। ठीक है, स्वीकार किया एक तरह से, हाँ। तो वो तीन राज्य के नाम लिख लेते हैं, कौन कौन से हैं, कर्नाटक, तीन राज्य है, कर्नाटक, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, नाम लिखते रहिए, रेड पेन से लिख दिया, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और क्या होना चाहिए, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने क्या किया, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ने इस समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, सिफारिशों, इस समिति का मतलब है अशोक मेहता समिति, ठीक है, अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए कुछ कदम उठाए। ठीक है, सिफारिशों को ध्यान रखते हुए पंचायती राज व्यवस्था के भले के लिए, है ना, के पंचायती राज व्यवस्था के लिए, के बेहतरी के लिए कुछ कदम उठाए, अगर दिख नहीं रहा होगा तो मेरे बोलने से दिख लेना। ठीक है, क्या हुआ, सरकार तो बंद हो गई, है ना, मतलब भंग हो गई, बंद क्या हो गई, भंग हो गई सरकार। तो क्या हुआ, जो भी बातें थी वो प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। ठीक है, इंप्लीमेंट नहीं हुई क्योंकि सरकार लागू नहीं थी, भंग हो गई, बीच में उसका कार्यकाल भी समाप्त नहीं हुआ था, है। पर इन सब के बावजूद क्या हुआ, तीन राज्य ऐसे थे, कर्नाटक हो गया, आपका पश्चिम बंगाल हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया, तीन राज्य, ठीक है, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। इन तीनों राज्यों ने क्या किया, ये जो भी सिफारिशें थी इनको ध्यान में रखते हुए और जो पंचायती राज व्यवस्था पतन की ओर जा रही थी
उसके उद्धार के लिए, उसकी भलाई के लिए, उसकी बेहतरी के लिए क्या क्या उन्होंने उन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए अपने राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था में कुछ कदम उठाए। ठीक है, भले ही वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए सेंट्रल लेवल पे, बट स्टिल 3 ऑफ स्टेट्स है ना, 3 स्टेट्स आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल ने इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, यानी कि कुछ कदम उठाए। वो कदम किससे मिलते जुलते थे, किस पर बेस्ड थे, किसको देखकर, किसको सोच समझ के किया गया था, तो वो 132 जो संविधान से सिफारिशें की गई थी अशोक मेहता समिति में, उन्हीं पर बेस्ड बनाया गया। ठीक है, तो एक एक समिति करके रोज पढ़ेंगे। आज आपने पढ़ लिया अशोक मेहता समिति, कल आप पढ़ चुके हैं बलवंत राय मेहता समिति। तो ऐसे सारी समितियां पढ़ लेंगे, बट रिवीजन में फोकस रखिए, वही अब दूर नहीं है ना। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है आपको, खुश रहिए, मजे करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, ध्यान रखिए और कोशिश करते रहिए कि किसी व्यक्ति, किसी जानवर को किसी भी तरह का कोई दर्द पीड़ा अपना दे, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, जितना हो सकता है लोगों का भला करे, किसी को कोई दर्द नहीं बचे। चलिए, गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।